गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम डॉक्टर आलोक रंजन पृष्टि एंड आज के क्लास में हम पढ़ेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, दिस वीडियो लेक्चर इज सुइटेबल फॉर ऑल NSTIs, NSTIWs, I280, CITS trainees, B.Ed students and all newly appointed school and college teachers। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं who is Benjamin Bloom. Now, Benjamin Bloom, he is an American educational psychologist, created Bloom's taxonomy in 1956 to promote higher order of thinking in education and contributed towards research in mastery learning। जो इनका मेन रिसर्च था, जो शोध था, वो हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग के ऊपर था इन एजुकेशन एंड लर्निंग एरियाज। ओके, इन्होंने 1956 में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में जो पहले बताए थे, एंड ये एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है। इनका जो टैक्सोनॉमी था, टैक्सोनॉमी क्या है हम आगे समझेंगे। इनका जो रिसर्च था ये किन किन चीज के ऊपर बेस करके होता था, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा गया है। प्यूपिल्स मतलब स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आर टॉट एट द लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी, students need to be assessed, students or pupils give more opportunity to master the learning or give more challenging task, student need to focus on process not the content, or the total learning need to be based on the process not the content। मतलब हम क्या पढ़ा रहे हैं उससे इम्पोर्टेंट है हम कैसे पढ़ा रहे हैं, या फिर अगर हमारा लर्निंग हो रहा है, क्या लर्निंग हो रहा है उससे इम्पोर्टेंट है हम लर्न कैसे कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लेवल के हिसाब से ही उनको पढ़ाना चाहिए। जिस लेवल पे जो स्टूडेंट्स है उनका प्रोफिशिएंसी लेवल जो है उस हिसाब से हमारा करिकुलम होना चाहिए, हमारा असेसमेंट होना चाहिए। ये सारे चीज के ऊपर बेस करके वो हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, एंड उन्होंने 1956 में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में पहले बताया। पहले समझ लेते हैं टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैसे हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक अलग सा क्लास होता है। जैसे कि आप मानो कि आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हो, तो कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स को हम एक क्लास में रख देते हैं। कोई स्टूडेंट साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो साइकोलॉजी वालों को हम अदर क्लास में रख देते हैं। कोई स्टूडेंट्स आर्ट्स पढ़ रहे हैं या फिर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उनको हम क्या करते हैं, दूसरे एक क्लास में बिठा देते हैं। अगर हम बोलेंगे कि जाओ एक स्टूडेंट्स को बुला के लाओ जो IT वाले क्लास में बैठा है, तो जो बंदा बुलाने के लिए आएगा वो डायरेक्टली IT वाले क्लास में जाएगा। ये साइकोलॉजी एंड मैथ क्लास में ढूंढने के लिए ना जाते हुए वो डायरेक्टली IT क्लास में जाएगा, क्योंकि हम सारे चीज को सजा के रखे हैं, हम सारे चीज को सही तरीके से क्लासिफाई कर दिए हैं। वही क्लासिफिकेशन का दूसरा जो वर्ड यूज होता है उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ओके, सो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या था? ब्लूम्स क्लासिफाइज वे ऑफ थिंकिंग फ्रॉम लोअर ऑर्डर टू मोर डिफिकल्ट, दैट इज हायर ऑर्डर स्किल। जो ब्लूम्स ने क्या किए, जो थॉट प्रोसेस होता है, कोई भी स्टूडेंट हो वो जो सोचता है उसना उसका सोचने का जो वे, उसको लेकर वो डिफरेंट क्लासेस में उसको डिवाइड कर दिए। कुछ क्लास लोअर लेवल में रखे एंड कुछ क्लास हायर लेवल में रखे। मतलब सोच को लेकर एक स्टूडेंट कैसा सोचता है, पर जब हम पढ़ाते हैं उसको, उसका सोचने का प्रोसेस कैसे रहता है, उसके ऊपर बेस करके उसी को उन्होंने क्लासिफाई कर दिए। जो नीचे वाला चीज रहा उसको उन्होंने लोअर ऑर्डर दे दिया नाम, जो ऊपर के और रहा उसको उन्होंने हाई ऑर्डर स्किल्स दे दिए। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम एंड उस हिसाब से उन्होंने क्लासिफाई किए थे। जो ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी था उसमें क्या था, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अ सेट ऑफ 3 हायरार्किकल मॉडल्स यूज्ड टू क्लासिफाई educational learning objectives into levels of complexity and specificity and is classified into 3 levels। इन्होंने
टोटल जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको 3 लेवल में डिवाइड कर दिए। उस 3 लेवल को उन्होंने 3 डोमेन के हिसाब से देखे। जो पहला डोमेन था वो था कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा वाला जो डोमेन रहा उनका क्लासिफिकेशन के अंडर वो था अफेक्टिव डोमेन। एंड तीसरा वाला था साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन जिसके ऊपर हम आज फोकस करने वाले हैं वो नॉलेज बेस्ड डोमेन है विथ 6 लेवल्स। जो अफेक्टिव डोमेन है वो एटीट्यूडनल बेस्ड डोमेन है विथ 5 लेवल्स। एंड जो साइकोमोटर डोमेन रहा उनका क्लासिफिकेशन के अंडर उसमें उन्होंने स्किल बेस्ड डोमेन लिए उसको। एंड 6 लेवल्स उसमें उन्होंने क्लासिफाई किए। बट हमारा जो फोकस है आज के जो लेक्चर के अंडर हमारा है कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर जो कि नॉलेज बेस्ड डोमेन है। बिकॉज उनके हिसाब से उन्होंने नॉलेज को पहले रखा बिकॉज अनलेस a student understand the knowledge about some concept, then he will not go for the affective domain and he will not go for the psychomotor domain. That's why उन्होंने cognitive domain को 6 लेवल में डिवाइड किया फ्रॉम लोअर ऑर्डर टू हायर ऑर्डर। देखिए यहां पे लिखा गया है द कॉग्निटिव डोमेन हैज बीन प्राइमरीली फोकस ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल एजुकेशन and is frequently used to structure the curriculum, learning objectives, assessment, and activities. These models were named after Benjamin Bloom, who chaired the Committee of Taxonomy. जो टैक्सोनॉमी का कमिटी उन्होंने किए थे उसमें वो चेयरमैन थे एंड उनका कंट्रीब्यूशन था। ना कॉग्निटिव डोमेन का जो मेन फोकस है how to structure the curriculum for the students, how to structure or how to write the learning objective for the curriculum, and after writing the learning objectives, what will be the assessment criteria for the students or to judge the students activity. Now जो main focus है जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का वो है ये गाइड करता है आप अगर एक सिलेबस को डिजाइन कर रहे हो उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को कैसे लिखा होना चाहिए, उसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना होना चाहिए एंड स्टूडेंट्स को एसेस करने के लिए असेसमेंट क्राइटेरिया एंड लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज को कैसे डिसाइड किया जाना चाहिए एंड कैसे लिखा जाना चाहिए जब भी एक करिकुलम को डेवलप किया जाता है। तो ये था मेन फोकस ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। सो क्यों यूज किया जा रहा है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? जैसे कि मैं बता चुका हूं, फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज द लर्निंग गोल्स आर इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश इन ए पेडागोगिकल इंटरचेंज सो दैट टीचर एंड स्टूडेंट्स alike understand the purpose of that interchange. जो भी नॉलेज इंटरचेंज होता है क्लासरूम के अंदर बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, ओके, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ओके, क्या क्या चीज को अकम्प्लिश करने के लिए ये सारे चीज पढ़ाया जाता है। वो नॉलेज को ट्रांसफर इंटरचेंज जो होता है क्यों होता है, क्या क्या लर्निंग गोल्स है, उस लर्निंग गोल्स को कैसे हम लिखना चाहिए, ओके, एंड उस लर्निंग गोल्स के हिसाब से हमारा जो पेडागोगिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक चीज को हम कैसे पढ़ा रहे हैं एंड क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हम हासिल करना चाहते हैं। तो ये सारे जो है डिसीजन वो डिपेंड करता है एक अच्छा जो टीचिंग स्टैंडर्ड है उसको डेवलप करने के लिए। एंड उसमें हमको कौन हेल्प करता है, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमको हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग द ऑब्जेक्टिव्स। हमको पता चल गया कि हाँ ये हम 5-6 ऑब्जेक्टिव्स है जिसके लिए हम ये चीज को पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को। अब उसको ऑर्गेनाइज कैसे करें, जैसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा रहना चाहिए, सेकंड में कौन सा रहना चाहिए, थर्ड में कौन सा ऑब्जेक्टिव्स को रखना चाहिए, सो दैट स्टूडेंट्स कैन इजीली अंडरस्टैंड द थिंग, ओके। So that is also important whenever you are writing or whenever you are designing the curriculum. So this is also one of the focus in Bloom's taxonomy. Third point is having an organized set of objectives helps the teacher to plan and deliver appropriate instructions. जैसे कि मैं second point में बताया ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, उसी में लॉजिकल सीक्वेंसिंग होना चाहिए एंड उससे क्या होता है स्टूडेंट्स को सही इंस्ट्रक्शन देने में टीचर को हेल्प मिलता है। तो टीचर अकॉर्डिंगली अपना लेसन को प्लान कर सकता है एंड अकॉर्डिंगली उसको डिलीवर दे सकता है। डिजाइन वैलिड असेसमेंट टास्क एंड स्ट्रेटेजीज। एक टीचर
अच्छे तरीके से अपना जो प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट कर पाता है, एंड असेसमेंट करने का जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकता है। एंड जैसे कि कोई अगर असेसमेंट कर रहा है तो पर्टिकुलर चीज के लिए आपको कितना मार्क्स मिलना चाहिए, कितना स्किल्स आपके पास ट्रांसफर हो पाया है, एंड उसको यूज करके आप कितना हद तक चीज को डेवलप कर पा रहे हो, एंड आप क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हो, एंड उस स्ट्रेटेजी को जज करने के लिए, उस स्किल्स को जज करने के लिए जो असेसमेंट क्राइटेरिया को लिखा जाना चाहिए एक करिकुलम के अंडर, एक सिलेबस के अंडर, उसको बनाने में भी ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत हेल्प करता है। It ensures that instructions and assessments are aligned with the objectives. जो भी हम instructions देते हैं एज ए टीचर टू द स्टूडेंट्स, एंड जो assessment criteria हम यूज करते हैं टू assess ए पर्टिकुलर स्टूडेंट, उसका जो ये दोनों का जो प्रेजेंस है वो अलाइंड होना चाहिए विद द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब आपका जो लर्निंग आउटकम्स है उसके हिसाब से होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, आप पढ़ा तो दिए एक चीज, बच्चों ने सीखे एक चीज, एंड आप असेसमेंट कर रहे हो दूसरे चीज के ऊपर। कभी कभी आपको पता होगा बच्चे तुरंत एग्जाम के टाइम में बोलते हैं ये तो हमारा कोर्स में नहीं था, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया है। सो इससे क्या होता है, इससे पता चलता है जो पढ़ाया गया है एंड जो क्वेश्चन आया है जिसके बेसिस पर आपको असेसमेंट किया जा रहा है वो अलाइन नहीं है, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है एक स्टूडेंट्स के लिए उसका लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। उसलिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी होने से क्या बेनिफिट होता है, जो हमारा असेसमेंट है, जो हमारा इंस्ट्रक्शंस है वो अलाइन होता है एज पर द ऑब्जेक्टिव। जिस चीज को पढ़ाया गया है उसको यूज करके ही आपको असेसमेंट किया जाए, उसके बेसिस पर ही आपको असेसमेंट किया जाएगा, दूसरे चीज के बेसिस पर आपको असेसमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। ये कब होता था, जब हमारा जो पेडागोगिकल स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था, इतना स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं था। जब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आया तब ये चीज अच्छे से स्ट्रक्चर्ड हुआ, जो चीज ऑब्जेक्टिव में है उस हिसाब से असेसमेंट होना चाहिए, पहले वो नहीं होता था। बट जब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आया एजुकेशन एंड लर्निंग सेक्टर में, उसको यूज करके करिकुलम डेवलप किया गया, उसको यूज करके असेसमेंट क्राइटेरिया को लिखा गया, लर्निंग आउटकम्स को लिखा गया सिलेबस के अंदर। एंड जब भी असेसमेंट होता है उस बेसिस पर होना चाहिए जो स्किल ट्रांसफर हुआ है, जो नॉलेज एक्सचेंज हुआ है बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, उस हिसाब से ही स्टूडेंट्स को जज करना चाहिए वो कितना हद तक चीज को समझ पाया है एंड कितना हद तक उसके पास स्किल्स ट्रांसफर हो पाया है। उसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसलिए इसको यूज करना पड़ता है हमेशा, टू डेवलप द लर्निंग आउटकम्स एंड टू राइट द असेसमेंट क्राइटेरिया इन द सिलेबस। आप देख सकते हो जैसे कि मैं बताया था पहले, इन्होंने कॉग्निटिव डोमेन जो है इन्होंने 6 लेवल्स में उसको डिवाइड किए थे टैक्सोनॉमी में। एंड वो 6 लेवल्स क्या है, देख सकते हैं आप। पहला लेवल जो लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग है वो है नॉलेज। सेकंड है आपका कॉम्प्रहेंशन, थोड़ा सा ऊपर है। एंड थर्ड कैटेगरी है एप्लीकेशन। फोर्थ कैटेगरी है एनालिसिस। फिफ्थ है सिंथेसिस। एंड सिक्स्थ है आपका इवैल्यूएशन। नाउ ये 6 क्लासेस है जिसके बेसिस पर उन्होंने कॉग्निटिव डोमेन को क्लासिफाई किए। फर्स्ट वाला जो नॉलेज डोमेन है उसमें बताया जा रहा है एक स्टूडेंट कितना हद तक मेमोराइज कर सकता है चीज को, वो समझे ना समझे बट कितने हद तक उसके बारे में उसके पास नॉलेज है, बेसिक नॉलेज हो सकता है। एंड जिसको कि वो सिंपली रिमेम्बर कर सकता है। जैसे कि हम एक बच्चे को 1 to 10 तक बता देते हैं, वो 1 to 10 समझे या ना समझे, अगर हम पूछते हैं बच्चे 1 to 10 के जो नंबर से उसको बताओ, वो तुरंत बता देता है। वो समझता नहीं है कि 10 के बाद कुछ नंबर है या 1 से पहले भी कुछ होता है, उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं होता है, बट वो तुरंत आपको बता देगा 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। एक छोटे बच्चे को अगर आप पूछते हो, दैट इज कॉल्ड मेमोराइजिंग द थिंग्स। ओके, उसको इतना समझने का जरूरत नहीं है, सिंपली वो क्या करता है जो उसके दिमाग में है उसको वो बता देता है। सेकेंड लेवल जो होता है, जिस बच्चे सेकेंड लेवल के अंदर होते हैं उसको बोलते हैं कंप्रहेंशन। नाउ उन्होंने अगर एक चीज को देख लिए, थोड़ा सा जब बच्चा बड़ा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक चीज को देखा है, अगर उसका पेरेंट्स पूछे हैं तुमने क्या देखा, वो अपने भाषा में अपने पेरेंट्स को बताने लगता है कि मैंने ना ये देखा, यहाँ पे ये हुआ था, रास्ते में वो लोग जा रहे थे, उनके ऊपर ये साइकिल लेके जा रहा तो उनके ऊपर साइकिल चढ़ा दिया, ये कर दिया, वो करा दिया। जो देखा है उसको वो आके समराइज करता है।
ओके, उसमें कुछ चीज होता है, कुछ चीज नहीं होता है, बट वो अपना तरीके से होता है, उसको बोलते हैं कंप्रेहेंशन। उसमें भी बहुत चीज को समझने का जरूरत नहीं होता है, सिंपली जो देखे हो उसको बोल पाने का कैपेबिलिटीज आपके पास होना चाहिए। तो थर्ड लेवल है वो है एप्लीकेशन। नाउ इसमें क्या होता है, जो फॉर एग्जाम्पल एक चीज आप देखे हो, जैसे रास्ते में जब रेड सिग्नल होता है तब रास्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वो चीज देखे हो। ओके, कहीं पे पढ़े हो या फिर कहीं पे सुने हो, या फिर आपने जो बुजुर्ग है उनसे आप सुने हो। अब एक दिन आप रास्ते में जा रहे हो, अचानक से ग्रीन सिग्नल था वो रेड हो गया, तब आप तुरंत रुक जाते हो, क्योंकि आप उस चीज को अप्लाई करते हो। नहीं, रेड सिग्नल में सुना था, रेड सिग्नल जब होता है ट्रैफिकिंग में, उसमें मेरे को सिग्नल तोड़ना नहीं चाहिए, तब आप क्या करते हो, वहां पर रुक जाते हो। नाउ यू आर अप्लाइंग, जो भी नॉलेज आपके पास है, जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, उसको अप्लाई करके आप क्या करते हो, आप रुक जाते हो। ओके, नाउ थर्ड इज योर एनालिसिस। एनालिसिस में आप क्या करते हो, चलो ठीक है, अगर हमको जल्दी पहुंचना है, तो हमको डिसाइड करना है कौन कौन सा रास्ते से अगर मैं जाऊंगा ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जिसमें कि बहुत सारा कम रेड लाइट आएगा, सो दैट मेरे को ज्यादा रुकना नहीं पड़ेगा। तो आप एनालाइज करते हो, ए जगह से, जैसे ये जगह से दूसरे जगह मेरे को पहुंचना है, कैसे मैं जल्दी पहुंच सकता हूँ। ओके, देन आप एनालाइज करते हो, एक रूट को डिजाइन करते हो। सो दैट इज कॉल्ड योर एनालिसिस। यहाँ पे आपका जो लेवल ऑफ थिंकिंग होता है ये चीज करने के लिए, वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। खाली अप्लाई कर देने से नहीं होगा कि रेड लाइट है तो मेरे को रुकना पड़ेगा, ये पता है तो आप एक रूट को डिजाइन नहीं कर सकते, आपको 3-4 लेन को डिजाइन करना पड़ेगा। ये लेन देके मैं दाएं मुड़ूंगा, फिर यहाँ पे ट्रैफिक लाइट होगा तो मेरे को इसको स्किप करके उससे पहले बाएं मुड़ जाना है। तो ये सारे जो आप एनालिसिस करते हो, इसके लिए थोड़ा सा आपका थिंकिंग प्रोसेस हाई होना चाहिए। देन आप ले जाओ आपका सिंथेसिस। नाउ सिंथेसिस में क्या होता है, एनालिसिस के बाद आप उसको जो उसका आप एक एक रूप देते हो। ओके, आप तो सोच लिए ऐसे मुझे करना है, उसको आप सीक्वेंसिंग करते हो, नहीं मेरे को पहले ये करना है, पहले ये करना है, यहाँ पे थोड़े मेरे को पॉज लेना है, देन फिर जाना है, फिर ये करना है, एक रूट को पूरा डिजाइन कर, जैसे आप गूगल सर्च करते हो ना मैप के अंदर, ये जगह से मेरे को ये जगह में जाना है, जब आप देते हो ए लोकेशन एंड बी लोकेशन, वो क्या करता है ना, पूरा स्टेप वाइज आपको बता देता है कि फर्स्ट में यहाँ जाना है, 100 मीटर के बाद यहाँ से ऐसे मुड़ना है। ये सारे जो आप करते हो, ये सिंथेसिस होता है। ओके, सारे इंफॉर्मेशन को आप कंबाइन करते हो, एक यूनिक एक प्रोडक्ट बनाते हो, और एक यूनिक मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाते हो, जिसको कि आप फॉलो इजीली कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। कोई भी हेजिटेशन नहीं, आप डायरेक्टली जब आप गूगल मैप से वो चीज को कॉपी कर लेते हो, तुरंत आप उसको फॉलो करते हो, 100 मीटर जाते हो, फिर दाहिने मुड़ जाते हो, आपको एक लेट्स से ट्रैफिक लाइट मिल जाता है उधर से पहले, फिर आप ऐसे मुड़ जाते हो, बाएं मुड़ जाते हो, फिर दाहिने मुड़ जाते हो, फिर आप कहीं पे बस सर्विस लेना है तो वहां से बस सर्विस लेते हो। तो ये पूरा फुल प्रूफ इंफॉर्मेशन होता है, इसको फॉलो करके आप अपना डेस्टिनेशन में इजीली पहुंच सकते हो। एंड इसके बाद होता है इवैल्यूएशन। मानो कि एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचने के लिए 3-4 आपको रूट मिल गया, उसके बाद आपके पास कैपेबिलिटीज होना चाहिए कि कौन सा वाला रूट को मैं चूज करूंगा, कौन सा वाला सही रहेगा। अगर बारिश का मौसम है तो ये रास्ता मेरे को नहीं लेना चाहिए, अगर सूखा मौसम है तो इसमें से मैं इसको ले सकता हूँ, बहुत जल्दी पहुंच सकता हूँ। तो ये सारे चीज जब हम डिसाइड करते हैं कौन सा वाला को लेना चाहिए, कौन सा वाला को नहीं लेना चाहिए, हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके साथ साथ हमारे पास स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने का कैपेबिलिटीज होना चाहिए। एंड उस टाइम पे हम बोलते हैं हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग, ये होता है आपका हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। उस लेवल पे अगर किसी बच्चे को पढ़ाया जाता है, तो उसका लेवल ऑफ थिंकिंग, उसका लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी अलग होता है, जो कि लो लेवल में उसको नहीं होता है, जहां पे कि उसको खाली याद रखना पड़ता है। उसमें आपको डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है, जो इवैल्यूएशन होता है टॉप लेवल में। तो ये जो 6 लेवल्स है, इसको कौन दिए एज ए टैक्सोनॉमी, हमारा ब्लूम्स ने दिए। ओके, 1956 में। तो ये हो गया उनका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो कि ओरिजिनल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इसको बोलते हैं। बट कुछ दिन बाद क्या हुआ ना, इसको रिवाइज करना पड़ा। डेविड कारथोल जो कि उनके स्टूडेंट थे, 2001 में जब ब्लूम्स जो बेंजामिन बेंजामिन ब्लूम्स वो पास्ट अवे हो गए, वो चले गए,
मतलब उनका एक्सपायरी हो गया 1999 में। जो उनका स्टूडेंट्स थे उस कमिटी में उनके साथ काम कर रहे थे, डेविड कैर्थोल, उन्होंने क्या किया, एक रिवाइज टैक्सोनॉमी को डेवलप किए, बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारा शोध किए, उसके बाद उन्होंने उचित ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को उन्होंने रिवाइज्ड किए और थोड़ा सिंप्लीफाई किए। उन्होंने क्या किए, जितना भी जो आप देख सकते हो, ये वाला जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी था, नॉलेज, कंप्रेhension, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, वो सारे नाउन था। ओके, उनका मतलब से उन्होंने ये बताया कि जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस होता है, उस थिंकिंग प्रोसेस के बाद हमको एक प्रोडक्ट मिलता है। ओके, इट्स ए प्रोसेस बट द आउटकम इज ए प्रोडक्ट। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नाउन्स, ओके, हम क्या कर सकते हैं, नाउन्स को रिप्लेक्स कर सकते हैं वर्ब के हिसाब से। मतलब हम इसमें कुछ करते हैं। थिंकिंग इज ए प्रोसेस। ओके, इसमें हम एक थॉट प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, जिसके अंतर्गत हमको कुछ प्रोडक्ट मिलता है, उसके बाद हमको कुछ प्रोडक्ट मिलता है। उसलिए नाउन के बजाय ये क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किए, 2001 में उन्होंने प्रपोज किया रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। उन्होंने क्या किए, जो नाउन था हर लेवल में, जैसे नॉलेज था उसको कन्वर्ट कर दिया रिमेंबर, जैसे कॉम्प्रिहेंशन था उसका वर्ब फॉर्म ले लिया अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन को कर दिए अप्लाई, एनालिसिस को कर दिए एनालाइज। ओके, देन उन्होंने क्या किए, ये देखिए, आपका जो इवैल्यू सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन था उसको वॉर में कन्वर्ट किए, एज वेल एज उसको इंटरचेंज किए। आप यहां पे देख सकते हो, जो कम सिंथेसिस था, यहाँ पे सिंथेसिस को वो क्रिएट कर दिए एंड टॉप में ले लिए, एंड इवैल्यूएट को इवैल्यूएशन कर दिए। ओके, जो कि टॉप में था पहले 1956 वाला मॉडल में, उन्होंने उसको सेकंड टॉप लेवल में ले आए। नाउ जो नया टैक्सोनॉमी जो नाउन से वर्ब कन्वर्ट होके मिल रहा था, वो था हमारा रिमेंबर, जो पहला मॉडल है, जो कि लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग है। देन the comprehension is becoming the understand. The application, which is a noun, now becomes the verb, that is apply. Analysis is analyze. Now instead of synthesis, in the second top level we have evaluate, and instead of evaluation, in the top level we have create. ओके, सो ये जो मॉडिफिकेशन उन्होंने अपना रिवाइज टैक्सोनॉमी में किए, जो कि काफी हद तक सही भी था, बिकॉज बहुत सारे रिसर्च उन्होंने किए इस रिवाइज टैक्सोनॉमी को प्रपोज करने से पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लासिफिकेशन टर्म्स है, जैसे कि रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। एंड ये एरो मार्क को भी आप देख सकते हो, एरो मार्क क्या बोलता है, रिमेम्बरिंग एट वेरी लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग, creating is very high order of thinking. So to reach from lower order of thinking to high order of thinking, we have in between stages. Like remembering के बाद हमारे पास understanding है, applying है, analyzing है, evaluating है and creating है। and ये हर फेज में स्टूडेंट का लर्निंग प्रोसेस होता है। अगर कोई स्टूडेंट इस फेज में है, जो कि लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग में है, उनको अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग के बारे में पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर कोई बच्चा अंडरस्टैंडिंग फेज में है, देन ही कैन एबल टू रिमेंबर द थिंग्स एंड ही कैन एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। सो जो भी करिकुलम ये फेज में उनको पढ़ाया जाएगा, उसका लर्निंग आउटकम एंड असेसमेंट क्राइटेरिया should be aligned with the remembering phase as well as understanding phase। अगर कोई स्टूडेंट इस लेवल पे उसका थॉट प्रोसेस है, मतलब उसका सिलेबस डिफरेंट होगा, जो कि उसका लोअर लेवल से काफी हद तक हायर होना चाहिए। अगर कोई बच्चा कुछ एनालिसिस करने का कैपेबल है, तो उस चीज के लिए वो जो चीज पढ़ रहा है, उसका करिकुलम एंड सिलेबस अलग होगा, जो कि अप्लाइंग स्टेज तक था। ओके, अगर कोई बच्चा इवैल्यूएट करने का कैपेबिलिटीज उसके पास है, तो उसका सिलेबस, उसका लर्निंग आउटकम्स काफी अलग होगा, जो कि एनालाइज फेज के बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट कुछ नया क्रिएट करने का उसके पास कैपेबिलिटी है, तो उसको जो चीज पढ़ाया जाएगा, जो सिलेबस पढ़ाया जाएगा, वो बहुत हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग का होना चाहिए। वो सिलेबस पढ़ने के बाद उनका जो कैपेबिलिटीज उनके पास होगा, वो इवैल्यूएटिंग वाला फेज में नहीं होगा, वो एनालिसिस फेज में नहीं होगा, वो अप्लाइंग फेज में नहीं होगा, वो अंडरस्टैंडिंग फेज में नहीं होगा, बिकॉज
उससे ये काफी हद तक ज्यादा हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग होता है। तो रिमेम्बरिंग से लेकर क्रिएटिंग में पहुंचने के लिए हमको रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का हेल्प लेना बहुत जरूरी होता है। एंड हर पेज में डिफरेंट करिकुलम डेवलप किया जाता है, एंड डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट लर्निंग असेसमेंट एंड डिफरेंट इवेल्युएशन क्राइटेरिया हमको फॉलो करना पड़ता है, जो कि मेन मोटो है ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जा रहा है रिमेम्बरिंग। उसका आउटकम क्या है? आई कैन रिमेम्बर फैक्ट अबाउट द इंफॉर्मेशन। मतलब अगर कहीं पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिला है, सेम टू सेम अगर कोई आपको पूछता है कि क्या आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, कॉलेज कब तक खुल रहा है, ओके, सो सिंपली उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको बता देगा, वो समझे या ना समझे। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा जैसे कि एक पियोन है, ओके, वो हमेशा अपना जो क्लास का नोटिस बोर्ड होता है उसमें वो जो नोटिस देता है कि कॉलेज इतने दिन तक बंद है, इतने दिन से फिर से खुलेगा। आप स्टूडेंट हो, आपका पर्पज कॉलेज का अलग है, पियन का पर्पज कॉलेज का अलग है। बट आप क्या किए ना, उस पियन को तुरंत पूछे कि अरे भैया ये कॉलेज कब तक ओपन हो रहा है, ठीक है? तो वो तो नोटिस लगाया था, उसको पता नहीं है डिटेल्स के बारे में, पर नोटिस क्योंकि वो लगाया था उस टाइम उसने पढ़ लिया था, तो आपको बता दिया देखो 10 तारीख से कॉलेज ओपन हो रहा है। ठीक है, ये है रिमेम्बरिंग। हाँ ठीक है, उसको याद था, उसने बता दिया। उस चीज के लिए वो सही सोचा कि कॉलेज क्यों बंद है, 10 तारीख को क्यों ओपन हो रहा है, क्या छुट्टी है, ये समर वेकेशन है, ये विंटर ब्रेक है, ये बता भी सकता है, नहीं भी बता सकता है। उसके बाद सिंपल इंफॉर्मेशन था उस चीज के लिए। आपका जितना नॉलेज था, रिक्वायरमेंट है, ये इंफॉर्मेशन अगर आपको कोई पूछता है, आपको ज्यादा नॉलेज का जरूरत नहीं पड़ता है। ओके, आप सिंपली रिमेम्बर करते हो, जो भी आपके दिमाग में है रिमेम्बर किए हो उसको आप बता सकते हो। दैट इज कॉल्ड लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। ओके, नाउ अंडरस्टैंडिंग, आई कैन एक्सप्लेन द आइडिया इन द इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको कोई फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है, कोई फॉर्मूला पूछा कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। ओके, आप ये चीज ऐसे ही पढ़े थे, ठीक है, ऐसे पढ़ लिए, देख लिए, वो रिमेम्बरिंग फेज में चला गया। आपको पूछेगा कोई, अच्छा आप क्या पढ़ रहे थे? मैं ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसी को देख रहा था, बस इतना ही बताओगे। अंडरस्टैंडिंग फेज में क्या है, आपको पूछा जाएगा कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका आंसर होगा, यही इक्वेशन है। तो ये है थोड़ा सा हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। रिमेम्बरिंग में आपको बताना है कि मैं ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मैं फॉर्मूला पढ़ रहा था उस दिन। अंडरस्टैंडिंग फेज में आपको बताना है ए प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है, क्या होता है उसका फॉर्मूला। नाउ अप्लाइंग में क्या होगा, आई कैन यूज द इंफॉर्मेशन इन ए न्यू वे। सो ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 2। नाउ यू कैन फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a plus b whole square by applying the formula what you have already undergone in the understanding phase, जो कि आप सीख चुके हो उसका फॉर्मूला क्या है। नाउ आप वैल्यू लेके उसको अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। नाउ एनालाइजिंग फेज को देखते हैं। आई कैन ब्रेक डाउन द इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड इट बेटर। कुछ अच्छा सेम एग्जांपल लेते हैं हम। इसमें क्या करेंगे ना, ए इक्वल्स टू 2 लिए थे, बी इक्वल्स टू 2 लिए थे, हम इसका आंसर भी निकाल दिए थे, 2 प्लस 2 होल स्क्वायर कितना होगा बाय यूजिंग द इक्वेशन। नाउ हमको क्या करना है, ए का वैल्यू एक पॉजिटिव लेना है, बी का वैल्यू एक नेगेटिव लेना है, उसको निकालना है क्या आंसर आता है। दो नेगेटिव वैल्यू को लेते हैं, ए इक्वल्स टू सम नेगेटिव वैल्यू, बी इक्वल्स टू सम नेगेटिव वैल्यू, देन ए प्लस बी होल स्क्वायर कितना हो रहा है हम उसको निकालना है। नाउ दोनों को हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, एंड इसके बाद तीनों आंसर जो भी आता है हम उसको एनालाइज करते हैं उसमें क्या अंतर है, देन हम उसको बोलेंगे एनालिसिस फेज। नाउ इवैल्यूएशन क्या होता है, आई कैन से व्हाट आई थिंक अबाउट द इंफॉर्मेशन एंड बैक अप माय ओपिनियन। ना उसमें आपको ओपिनियन देने का परमिशन होता है, या फिर आप बोल सकते हो ओपिनियन देने का आपके पास कैपेबिलिटीज डेवलप होता है। आप बहुत सारा एनालिसिस के बाद जो भी आउटकम आता है आप उसको इवेलुएट करते हो। जैसे कि एक न्यूज रिपोर्टर, बहुत सारा न्यूज उसके पास आता है, उसके बाद वो इवेलुएट करता है कौन सा वाला दिखाना चाहिए टीवी पे,
ओके, उसके बेसिस पर सब डिपेंड करता है। अगर गलत न्यूज, गलत तरीके का और गलत वर्ड यूज होता हुआ न्यूज अगर पब्लिक में चला जाता है, देन देर इज सम chaotic सिचुएशन इन द पब्लिक। कभी कभी chaotic सिचुएशन हो जाता है पब्लिक के अंदर। सो उसको आप अगर रखना चाहते हो, मतलब उसको रोकना चाहते हो, देन यू मस्ट हैव बेटर इवेल्युएशन कैपेबिलिटी। आपको इवेल्युएशन करने का कैपेबिलिटीज आपके पास होना चाहिए एंड आपको सीखना चाहिए। आफ्टर दैट, if you are getting a best evaluation strategy, you have better evaluation strategies, then you can create a new product or new idea। तब जाकर आप एक न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू आइडिया बना सकते हो। तो रिमेम्बरिंग द जो लोअर ऑर्डर है उससे लेकर हाई ऑर्डर तक पहुंचने के लिए जो जो स्टेज आप मतलब क्रॉस करके जाते हो, हर स्टेज में आपका लर्निंग डिफरेंट होता है। हर स्टेज में आपका लर्निंग के ऊपर बेस करके आपका लर्निंग क्राइटेरिया होता है, लर्निंग आउटकम्स को लिखा जाता है एंड उस हिसाब से आपका असेसमेंट क्राइटेरिया होता है। अप्लाइंग फेज में जो असेसमेंट क्राइटेरिया एक स्टूडेंट्स के लिए लिखा होता है उसका सिलेबस में, क्रिएटिंग वाला फेज में असेसमेंट क्राइटेरिया कभी वो नहीं हो सकता। सो हर लेवल का अपना डिफरेंट क्या है उसका प्रेजेंस है एंड हर लेवल का थिंकिंग जो प्रोसेस होता है, जो स्टूडेंट का थिंकिंग प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है। उसलिए आपका करिकुलम भी उस हिसाब से डिफरेंट होगा। उसका लैंग्वेज, उसका प्रेजेंटेशन, उसका लर्निंग आउटकम्स, उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, उसका एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म एंड उसका असेसमेंट क्राइटेरिया, ये सारे चीज अलग होना बहुत जरूरी है टू फॉर द for developing the better proficiency at different levels among the students। स्टूडेंट्स के अंदर अच्छा प्रोफिशिएंसी को डेवलप करने के लिए ये करना बहुत जरूरी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कुछ स्किल्स के बारे में लिखा गया है। जो स्किल्स है आपका रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, एंड उसका अगेंस्ट में आपको आपका डिफरेंट वर्ड्स लिखा गया है। इसका मतलब ये है हर फेज में, हर लेवल में आप जनरली जब लर्निंग असेसमेंट, लर्निंग आउटकम्स एंड असेसमेंट क्राइटेरिया को डेवलप करते हो, जनरली कौन कौन सा वर्ड सही होता है उसको लिखने के लिए। अगर आप रिमेम्बरिंग फेज में किस स्टूडेंट्स के लिए आप सिलेबस डेवलप कर रहे हो, तो ये सारे वर्ड सही होता है उनके सिलेबस का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को लिखने के लिए एज वेल एज असेसमेंट क्राइटेरिया को डेवलप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लिस्ट आउट 5 नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर स्टोरी। ये पर्टिकुलर स्टोरी में 5 नंबर ऑफ आइटम्स क्या यूज हुआ है। तो दैट इज ए केस ऑफ रिमेम्बरिंग। यहाँ पे स्टूडेंट को स्टोरी समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोरी को याद रखना, सो दैट वो बच्चा क्या कर सकता है, बता सकता है कि नहीं नहीं ये एलिमेंट इसमें यूज हुआ ये पर्टिकुलर स्टोरी में। जैसे कि कोई पूछेगा कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? जस्ट याद रखने के लिए हम पढ़ते हैं। ओके, कुछ बच्चे स्कूल के अंदर हिस्ट्री याद रखने के लिए पढ़ते हैं। जब क्वेश्चन आता है 5 ऐसे राजा का एग्जाम्पल्स दो, ओके, जो पहले मतलब जब मुगल का साम्राज्य आया उसमें पहले 5 ऐसे किंग और रूलर का नाम दो जिन्होंने भारत को शासन किया था। ओके, तो आप क्या करोगे, हिस्ट्री से रिलेट करोगे, जो आपके दिमाग में है उसको सिंपली लिख दोगे। इतना चीज के लिए जो हमारा असेसमेंट और क्राइटेरिया होना चाहिए उसमें ये सारे वर्ड्स सफिशिएंट है। मेमोराइज, चूज द राइट वन। ओके, चूज द राइट वन मीन्स आप पढ़े थे, वो नाम आपको पता है या नहीं है, उसको चूज करना है। ये पर्टिकुलर वर्ड, ये पर्टिकुलर कंटेंट में प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, देन सिलेक्ट द राइट वन। सिलेक्ट द राइट वन सिलेक्ट करने में क्या है, आप अगर पढ़े हो उसमें प्रेजेंट है तो आप सिलेक्ट करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। किस चीज को अंडरलाइन करना है, ओके, किस चीज को रिकॉल करना, किस चीज को आउटलाइन करना, ठीक है, ये सारे रिमेम्बरिंग फेज के अंदर आता है। अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या आता है आपका, रिपोर्ट, रिकॉग्नाइज, रिव्यू, ऑब्जर्व, आउटलाइन, इंटरप्रिट, एक्सप्लेन। कोई चीज को अगर लिखा गया है एट द एंड ऑफ द लेसन, स्टूडेंट्स आर एबल टू एक्सप्लेन, मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ाया गया है। नाउ दिस इज कमिंग अंडर योर अंडरस्टैंडिंग कैटेगरी। नाउ यहाँ पे स्टूडेंट एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ते हैं, जैसे कि एक बड़ा सा टॉपिक पढ़ लिए, आपको बताया गया इसको समराइज करो। नाउ समराइज इज ए काइंड ऑफ
अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी, अगर आपको स्टोरी का अंडरस्टैंडिंग नहीं है देन यू कैन नॉट समराइज। सो इस चीज को पढ़ाने के लिए जो जो वर्ड आपके सिलेबस में होना चाहिए, ये लेवल में स्टूडेंट का एक चीज के ऊपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उतना तक उसका नॉलेज होना चाहिए। देन आपको क्या करना है, जो आप सिलेबस डेवलप करोगे उसके अंदर ये सारे वर्ड्स को अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड असेसमेंट क्राइटेरिया के अंदर लिखना है, सो दैट पता चलेगा कि स्टूडेंट को कहाँ किस हद तक स्टूडेंट को पढ़ना है, सो दैट वो अपने लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर सकता है। अप्लाइंग के लिए क्या होता है, इल्यूस्ट्रेट। ओके, ये सारे चीजें आप देखे होंगे, क्वेश्चंस में आता है इल्यूस्ट्रेट वर्ड यूज करके क्वेश्चन लिखा होता है। कैलकुलेट, ओके, कैलकुलेट जहां पे जिस क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, ओके, नाउ उसके नीचे दिया जाता है ए का वैल्यू इतना है, बी का वैल्यू इतना है। नाउ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है एक फॉर्मूला टू कैलकुलेट, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई, आई का वैल्यू क्या होगा। ओके, सो ये सारे जो चीज होता है वो होता है आपका अप्लाइंग। अप्लाइंग स्टेज में आप हो, चीज को अप्लाई करने के लिए आप सीखते हो किससे कैसे आपको अप्लाई अप्लाई करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व ए प्रॉब्लम जहां पे लिखा होता है, मतलब उसका लेवल है अप्लाइंग, अप्लाइंग योर नॉलेज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट लेवल इज योर एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में देखिए ये सारे आपको आपका वर्ड मिला होगा, आप जब भी कोई सिलेबस में देखते हो। एग्जामिन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए एंड बी, ओके, एक डिस्टिंग्विश करना है, जो आप बताते हो ना इसमें एंड इसमें क्या अंतर है, उसमें आपको एनालिसिस करना पड़ता है। एनालिसिस करने के बाद इसमें आप 5 पॉइंट लिखते हो, उसमें आप 5 पॉइंट लिखते हो। एनालिसिस करने के लिए आपका दिमाग का थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा होना चाहिए, अप्लाई करने के लिए जितना है उससे एनालाइज करने के लिए बहुत ज्यादा चाहिए। तो उस केस में आपको क्या करना है, इन्वेस्टिगेट, जब इन्वेस्टिगेशन होता है वो एनालिसिस होता है। टेस्ट, टेस्ट द रिजल्ट, ओके, जो रिजल्ट आपके पास है उसको लेकर आप टेस्टिंग कर सकते हो। देन कैटेगोराइज, कोई चीज को क्लासिफाई करो। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज एन एग्जांपल ऑफ एनालिसिस, ओके, इन्होंने 6 लेवल्स दिए, ओके, उन्होंने एनालाइज किए कि फर्स्ट लेवल रिमेंबरिंग होना चाहिए, सेकंड अंडरस्टैंडिंग, थर्ड अप्लाइंग, फोर्थ एनालाइजिंग, फिफ्थ इवैल्यूएटिंग, सिक्स क्रिएटिंग। सो उन्होंने हर फेज में स्टूडेंट्स का प्रोफिशिएंसी लेवल को क्या किए, एनालाइज किए, तभी जाकर वो डिफरेंस मेंशन कर पाए कि remembering phase is completely different from the analyzing phase, evaluation phase is completely different from the creating phase. So this is called your analysis, and analysis phase में अगर आपका कोई कोर्स आप डेवलप कर रहे हो जिसको पढ़ने के बाद बच्चे अच्छे से एनालिसिस कर पाए एक टॉपिक के ऊपर, देन आपका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड असेसमेंट क्राइटेरिया, ये सारे वर्ड्स को यूज करना उसके लिए बहुत जरूरत है। देन योर इवैल्यूएटिंग, इवैल्यूएटिंग का भी वर्ड्स आप देख सकते हो, जिसमें कि आपको कभी कभी क्लारिफाई करना पड़ता है चीज को। फॉर एग्जाम्पल, सॉन, द कलर ऑफ सॉन इज रेड, जस्टिफाई योर आंसर, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आप देखे होंगे। नाउ इन दैट केस आपको प्रूफ करना पड़ेगा सॉन का कलर क्या रेड है, अगर रेड है तो कब होता है, तो आपको जस्टिफाई करना होता है। ये सारे वर्ड अगर यूज होता है मतलब आपका इवैल्यूएशन करने का कैपेबिलिटी स्टूडेंट्स के अंदर आ जाता है। स्टूडेंट उस हिसाब से उसको लिखते हैं या बताते हैं, जिसके बेसिस पर आप उसको जजमेंट करते हैं और एसेस करते हैं। डिटरमाइन, ओके, डिटरमाइन, चेक, ओके, ये सारे जो वर्ड होता है आप हमेशा देखोगे एट द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स आर एबल टू जस्टिफाई व्हाई दिस इज हैपनिंग। ओके, नाउ जस्टिफाई करने का कैपेबिलिटी तब होता है जब वो इवैल्यूएटिंग फेज में होता है। देन द फाइनल फेज, द हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग फेज, दैट इज क्रिएटिंग। क्रिएटिंग के अंदर आपके क्या होता है, कंपोज, ऑर्गेनाइज, ओके, फोरकास्ट, ओके, प्रेडिक्ट, इमेजिन, क्रिएट, प्रोड्यूस, ओके। तो ये सारे क्या होता है ना, फाइनल प्रोडक्ट होता है, मतलब आपके पास इतना कैपेबिलिटीज है, आप रिमेंबर कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, इवैल्यूएट भी करने के कैपेबिलिटीज आपके पास है। देन आफ्टर आप नया आइडिया, नया प्रोडक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, जिसको कि हम डायरेक्टली मार्केट में थ्रो कर सकते हैं। सो दिस इज द वेरी हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग। अगर आप हायर लेवल में बच्चों को पढ़ा रहे हो मतलब देन उनका सिलेबस में इस टाइप का वर्ड का यूज होना जरूरी होता है। कंपोज, असेंबल, ऑर्गेनाइज, इन्वेंट, कंपाइल, फोरकास्ट, डिवाइस, प्रपोज, कंस्ट्रक्ट, प्लान, प्रेडिक्ट, ये सारे वर्ड्स जब भी आप यूज करते हो अपना लर्निंग आउटकम
आज वेल एज असेसमेंट क्राइटेरिया के अंदर, देन हमको पता चल जाएगा ये जिस बच्चों को ये चीज पढ़ाया जाएगा, आफ्टर द एंड ऑफ द लेसन दे आर एबल टू क्रिएट ए न्यू product, they are able to create a new idea. So how does it links to curriculum? Already we have discussed about this. Now critical thinking and problem solving among the students through curriculum excellence. जितना अच्छा करिकुलम रहेगा, जितना करेक्ट करिकुलम रहेगा, बच्चों के अंदर उतना क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आ सकता है। एंड एक करिकुलम को अच्छे बनाने के लिए हमको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, सो दैट हम बच्चों का प्रोफिशिएंसी लेवल के हिसाब से उनके लिए कोर्स करिकुलम डेवलप कर सकते हैं एंड सही वर्ब का यूज कर सकते हैं अपने करिकुलम को डेवलप करते हुए फॉर राइटिंग द लर्निंग आउटकम्स एज वेल एज असेसमेंट क्राइटेरिया। सेकेंड पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स फॉर लर्निंग प्रोसेस। इससे क्या होता है ना, लाइफ स्किल्स भी सॉफ्ट स्किल्स भी हम अच्छे तरीके से बच्चों में ट्रांसफर कर पाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर करिकुलम। ओके, प्रॉपर करिकुलम होने से हम जो इंटरचेंज, जो पेडागोजिकल इंटरचेंज होता है स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में, वो अच्छे तरीके से होता है, जिससे कि अच्छा लाइफ स्किल्स बच्चों को मिलता है ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। थर्ड इज हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल्स। हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल्स क्या क्या एनकरेज करता है? मास्टरी ऑफ बेसिक स्किल्स ऑफ लिटरेसी, एबिलिटी टू वर्क विथ अदर, दैट इज द टीम वर्क, एबिलिटी टू कोप विथ द चेंज, मतलब जो भी चेंजेस आता है आपका लर्निंग प्रोसेस में या डेवलपमेंट प्रोसेस में, उसको कोप अप करना, दैट कैन ओनली बी पॉसिबल इफ यू आर फॉलोइंग ए प्रॉपर syllabus or proper curriculum for the student. Decision making and problem solving skills. Students at the create level or creating level, they must have decision makers and they must have करेक्ट एंड कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। सो ये चीज हमको कौन सिखा रहा है? जो हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, ये हमको सिखा रहा है कि अपना करिकुलम हम कितने अच्छे तरीके से बना सकते हैं, सो दैट स्टूडेंट्स का जो क्रिटिकल थिंकिंग लेवल है एट डिफरेंट फेजेस विल बी अप्रोप्रिएट। हमको नहीं चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग फेज में बच्चों को क्रिएट करने का एबिलिटी आए। अगर ऐसा होता एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स कैन डेवलप ए न्यू मशीन, वो नहीं होता है। ग्रेजुअली वो जब पढ़ता है क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक, देन 10th क्लास में उसके पास जो क्रिटिकल थिंकिंग का एबिलिटी होता है वो क्लास 1 में नहीं होता है। अगर हम क्लास 1 के सिलेबस में डाल भी थे, देन ऑल्सो द टोटल सिस्टम विल क्रैश और द टोटल एजुकेशन सिस्टम विल फेल्योर। ओके, सो हमको नहीं करना है ऐसा। हम एज कैपेबिलिटीज के हिसाब से स्टूडेंट्स का सिलेबस और करिकुलम को हमको डेवलप करना है एंड सही तरीके से उसको पढ़ाना है, सो दैट students can learn appropriate thing at appropriate level, and that is the main objective of Bloom's taxonomy. Okay, so these things we have already discussed. Now I think you have understood the Bloom's taxonomy or the revised Bloom taxonomy. Now आप लोग के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है। ये जो पिक्चर है आप इसको अच्छे तरीके से देख लो, और ये पिक्चर को देखने के बाद आपको मैं रिमेम्बर करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपना जो अंडरस्टैंडिंग है उसको अपने तरीके से लिखो। ये पिक्चर क्या डिफाइन कर रहा है एंड ये पिक्चर किस चीज के बारे में बताया गया है, हर फेज को आप एक्सप्लेन करो अपने तरीके से एंड उसको आप अपने टीचर को सबमिट करो। सो आज के लिए बस उतना ही। आई थिंक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में आपको काफी हद तक नॉलेज मिला होगा एंड उसको अपना टीचिंग प्रोसेस में आप यूज कीजिए, देखिएगा द रिजल्ट ऑफ द टीचिंग और द रिजल्ट ऑफ योर स्टूडेंट्स विल बी एक्सीलेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।